वेलकम बैक टू अदालत। हमारे साथ स्टूडियो में गुलनवाज खान मौजूद हैं जो हमारे कॉलर से बातें कर रहे हैं। कॉलर्स आज बड़े मुख्तसर सवाल पूछ रहे हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर से बात कर रहे हैं। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है और मैंने अपने बारे में सवाल पूछना था जी कि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ, जी लेकिन मैंने अब ये लास्ट ईयर नवंबर में मेरा पासपोर्ट फिनिश हुआ था और मैं रिन्यूअल के लिए गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका पासपोर्ट रिन्यूअल अभी हम नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन या नेशनैलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये मुझे सवाल पूछना था कि ये अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब जो ये इस ईयर में मैंने वो एप्लीकेशन की थी, रजिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने मुझे फिर फॉर्म वापस भेज दिया कि आपका ये रॉन्ग एप्लीकेशन थी, तो आपको जो है वो एज अ ब्रिटिश नेशनल रजिस्टर जो है वो करवाना पड़ेगा, नेशनैलिटी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, पहले ये बताइए कि आपने कहा है ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। जी जी। आपको किस तरह ब्रिटिश पासपोर्ट मिला था? ये मेरे डैड जो है इधर ग्लासगो में जो है यहाँ पे मुकीम थे, वो ब्रिटिश नेशनल थे हमारी बर्थ से भी पहले के। राइट। तो इनहेरिटेड तो था आपको, यानी आपको हेरेडिटरी सिटीजनशिप मिली थी। अगर आप दूसरे मुल्क में भी पैदा हुए थे फिर भी आपको मिली होगी। कि आपको किसी दूसरे मुल्क में मिली थी? राइट। जी जी, मुझे इस्लामाबाद से मिली थी, पाकिस्तान इस्लामाबाद से पासपोर्ट इशू हुआ था। राइट। और ये कब की बात है? ये 1997 की बात है, 1997 की। 1997। तो उसके बाद तो आपने कई दफा इसे रिन्यू कराया होगा। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो 3-4 दफा रिन्यू हो चुका है। राइट। तो उसके बाद अब ये जब मैंने उनसे पूछा कि ये आपने अब क्यों आपको याद आया, कि आपको कहते हैं जी रॉन्ग नेशनैलिटी इशू हुई थी, ये आपकी नेशनैलिटी नहीं बनती, तो आपको ओवरसीज मिलनी चाहिए थी। तो मैंने कहा ये आप उनसे पूछें जिन्होंने ये बात की। जी ये देखें, ये मुझे तो ये बड़ी अजीब नॉनसेंसिकल सी बात लग रही है, लेकिन आई एम श्योर कि गुलनवाज इस पे रोशनी डालेंगे। इसमें जो बात बता रहे हैं क्वाइट अनयूजुअल कि एक बंदा जब नेचुरलाइज हो जाए, डजंट मैटर कि पेरेंट्स के रूट से है या वो अपना खुद से इंडिपेंडेंटली हुआ है, तो जिस तरह बता रहे हैं कि आप पेरेंट्स के रूट से आए हैं, तो उसमें तो आप नेचुरलाइज्ड हैं ऑलरेडी, आप ब्रिटिश हैं बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है जी, इसमें तो कोई जिस तरह बता रहे हो साहब से तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको जो लेटर आया है वो डेफिनेटली उसमें कोई रीजन बताई होगी, कोई रूल बताया, कौन से रूल के तहत वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि अपने लॉयर के पास जाएं और वहां उनको बताएं। लेकिन जी आपकी बातों से लग रहा है यू आर ब्रिटिश एंड उसके लिए आपको पासपोर्ट ने अप्लाई करना है। एक दफा ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल जाए, या तो वो रिवोक होगी, कैंसिल होगी, या आप दोबारा एक्सटेंशन होगी, तो आप में तो कोई दोबारा नेचुरलाइज होने का तो कोई कोई सेंस नहीं बन रहा बात। वो जवाब ही नहीं बनता। और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जो कि आपके जो पेरेंट्स थे, जब उन्होंने इस चीज पर सारी इन्वेस्टिगेशन की कि आपके जो वालिद थे वो हांगकांग में बॉर्न हुए थे, तो जो है वो उस वक्त इस वजह से आपको जो है ना हमें ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्यों और कैसे। तो मैंने कहा भी ये तो मैंने जब इस्लामाबाद से पासपोर्ट लिया था और मेरे वालिद ने वहां से अप्लाई किया था, हम जो 4 बहन भाई हैं सबको पासपोर्ट ये इशू हुए थे, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ, अगर हमें वो आगे पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो देख के ही हमें दिए थे ना पासपोर्ट। तो अब यहाँ भी रिन्यू हो चुके हैं, तो आपने हमें ये क्यों रोका पासपोर्ट मेरा। तो अब ये मैं सेकंड सवाल ये है कि आया हम इनको कोर्ट में जो है वो सू कर सकते हैं या नहीं। उस पर अगेन बात यह है कि जो जिस तरह बता रहे हैं क्वाइट यूनिक मैटर है ये। हुमा जी भी मतलब इस पे उनका भी यही ख्याल है। इस पे ये है कि कोर्ट में सू कोई ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें अगर तो उन्होंने आपका रिफ्यूज कर दिया है और उसमें मेंशन होता है राइट ऑफ अपील है या राइट ऑफ अपील नहीं है। राइट ऑफ अपील है देन अब उसको आप ट्राइब्यूनल में लेके जाएंगे। अगर राइट ऑफ अपील नहीं है और आप जिस तरह बता रहे हैं देन आप इसको चैलेंज कर सकते हैं अपर ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में बाय जुडिशियल रिव्यू। तो उसमें अगर आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, दैट्स द वे ऑफ चैलेंज। और इसमें एक और भी होता है, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी होता है नेशनैलिटी के अंदर ही। अभी 18 मार्च की उसकी थोड़ी फीस जो है वो इंक्रीज हो गई है, पहले कुछ 80 पाउंड थी, अभी कुछ थोड़ा इंक्रीज हुई है। तो आप उसका रिव्यू भी कर सकते हैं और उसमें रिफ्यूजल में डेफिनेटली मेंशन होगा कि इसको अगर आप डिसीजन से हैप्पी नहीं है, सर्टेनली आप नहीं हैप्पी ऑब्वियसली, तो उसमें इसको चैलेंज का क्या वे है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, राइट ऑफ अपील है या जेआर, तो खैर एक अलग से बात है। तो उसमें अब ये ऑल डिपेंड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द लेटर व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम होम ऑफिस। जी गुलनवाज, मेरा ख्याल है मैं इसमें जी मैं ऐड ये करना चाहती हूँ कि देखिए, आपको उन्होंने एक दफ़ा इस्लामाबाद में सिटीजनशिप दे दी
उसके बाद आपने इंग्लैंड में कई दफ़ा उसको रिन्यू भी कराया। अब ये इट्स अ लिटिल बिट टू लेट फॉर देम टू फाइंड व्हाट दे देमसेल्व्स डिडंट डू एट द टाइम दे गेव इट टू यू। सो आई वुड स्ट्रांगली चैलेंज दिस डिसीजन, आई वुड स्ट्रांगली चैलेंज इट। उसके लिए आपको किसी बहुत अच्छे लॉयर के पास जाना पड़ेगा जो ऐसे मैटर्स के साथ डील करते हैं, उनके साथ बैठ के ये पूरा मामला, क्योंकि ये आपको डरना नहीं चाहिए और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो गई, क्योंकि सारी बातों से ये लग रहा है कि गलती जो भी हुई है वो आपसे नहीं हुई, वो दूसरी तरफ से हुई है। माइनर दैट टाइम इवन जी, ये माइनर थे उस टाइम, बच्चे थे, ये माइनर भी थे, जी, एग्जैक्टली, और डिपेंडेंट थे। तो इनके साथ अब लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो वो डर जाते हैं कि अब होम ऑफिस ने कहा हम क्या करें। एक्चुअली इन दिस केस डरने वाली बात जो है वो दूसरी तरफ है, क्योंकि उन्होंने एक तो इनको अगर किया है इशू तो उनकी अपनी गलती थी, उसकी सजा ये क्यों भुगते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू गो एंड सी अ लॉयर एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, और आई होप दैट योर नेशनैलिटी इज रीइंस्टेटेड एज सून एज पॉसिबल एंड योर पासपोर्ट इज रिन्यूड। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मिस फैजान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ये था कि मैं था इंटरप्रेन्योर वीजे पे, मेरा 2012 में लगा था। 2015 मार्च 28 को मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था। तो लास्ट ईयर 2015 जनवरी 17 को मैंने शादी की। माय वाइफ इज ब्रिटिश। तो हमने 23 मार्च को स्पाउस वीजा अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट मांगी कि मेरी जो यानी कि मैं हूँ यानी कि हस्बैंड जो यानी कि मेरी वाइफ से कहा कि उसकी भी पूरी एप्लीकेंट की ना इनकम स्टेटमेंट, पे स्लिप्स वगैरह भेजो, और 1 ईयर का रिकॉर्ड मांगा। 1 ईयर का हमने रिकॉर्ड दिया। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू पे बुलाया। इंटरव्यू के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि डाउट सिर्फ ये है कि शादी जो है वो जेन्युइन नहीं। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों के अकाउंट भी ज्वाइंट थे, घर का कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों के नाम है, एवरीथिंग इज टुगेदर, यानी कि हम ज्वाइंट है। उसके बाद हमने इंटरव्यू की कॉपी मंगवाई। इंटरव्यू की कॉपी में एक तो उन्होंने मेरी शादी की डेट 2017 जनवरी लिखी हुई है, जो अभी आया नहीं, और सेकेंडली उन्होंने लिखा कि मेरे शादी से पहले मेरे बेबी भी हैं, वो भी उसने मिस्टेक की हुई है, और अभी तक ना हमें कोई आंसर आया जुलाई के बाद और ना कुछ, स्टिल वेट कर रहे हैं। और सेकेंडली मैंने लिखा था कि मेरी वाइफ की सारी फैमिली इंडिया में है। उन्होंने लिखा कि आपकी वाइफ की सारी फैमिली लंदन में रहती है। राइट, पहले आप ये बताइए कि जब आपका रिजेक्शन आया तो आपने उसका कोई अपील वगैरह का कुछ किया या कोई? जी, अपील की थी विदिन 14 डेज। अपील मैंने कर दी थी, लेकिन अभी तक कोई लेटर नहीं। राइट, तो बेसिकली आपकी पोजीशन ये है की मैंने अपील की हुई है। राइट, आपकी पोजीशन ये है कि आपने एक एप्लीकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ योर मैरिज विद द ब्रिटिश सिटीजन, वो रिफ्यूज हो गई, आपको अपील राइट मिला, आपने अपील दायर कर दी। अब आप इस वक्त इस इंतजार में हैं कि आपकी अपील का कोई डेट आए, कोई तारीख आए, हियरिंग की डेट आए, और उसमें आप 2017 रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है, जबकि शादी मेरी 2000। जी देखिए, उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन अब मैं गुलनवाज को इनवाइट करूंगी कि वो बताएं कि आपके लिए अब बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, वो आउटलाइन करें। इसमें राइट ऑफ अपील इनको मिल गया है जी। राइट ऑफ अपील मिलने का मतलब ही ये है कि अगर कोई एरर हो गई है होम ऑफिस के पार्ट से, उनके एंड से अगर हो गई है तो उसकी कोर्ट दुरुस्तगी कर देगी। अब उसमें ये आजकल काफ़ी टाइम लग रहा है ट्राइब्यूनल्स के अंदर, जैसे आपके इल्म में है, क्योंकि आप बड़े रेगुलर माशाल्लाह कोर्ट में आप अपेयर होती हैं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल आप जानती हैं इन चीज़ों को। तो उसमें ये है कि आप जब ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो अपने वकील के थ्रू वहाँ पे आप अपनी विटनेस स्टेटमेंट और जो भी एविडेंस आपके पास है जो आपने मेंशन की है वो साथ लेके जाएंगे। अब जो जज होंगे वो इस आपकी बाकी डिफरेंट क्वेश्चंस करके, या होम ऑफिस ऑफिसर वहाँ पे आएगा, वो क्वेश्चन आपसे करेंगे, और क्रेडिबिलिटी सिर्फ जो आपकी बातों से लग रहा है वो क्वेश्चन में है, वो अगर समझते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट कि आपका रिलेशन जेन्युइन है और ठीक है, और आपकी मिसेज भी वहाँ पे जाती हैं और आप सारे आंसर्स अगर मैच हो जाते हैं, तो ये इशू खत्म हो जाएगा और आपका जो है वो अपील अलाउ हो जाएगी और आपको एज अ स्पाउस वीजा मिल जाएगा, सब्जेक्ट के अगर आपने बाकी रिक्वायरमेंट से पूरी की हो, जैसे 18,600 या बाकी जो चीज़ें सारी। जी, बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे वकील से अपना केस प्रिपेयर करें और कोई बहुत अच्छा बैरिस्टर अपने साथ कोर्ट में लेकर जाएं जो आपका केस सही तरह पेश करे, और जितने इश्यूज उठे हैं उन सबको एड्रेस करें अपनी अपील में। गुलनवाज, एक जज से एक केस के दौरान मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो उस जज ने और मैंने ये एग्री किया कि अगर हमारा और हमारे हस्बैंड्स का इंटरव्यू है तो हमारे जवाब भी एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी कपल इतना अग्री नहीं करता जितना कि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। हमारे भी कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हो जाएंगे, और जबकि हम दोनों की शादियों को ओवर 20 ईयर्स हो गए हैं, वो होम ऑफिस यही कंक्लूजन निकालेगा कि ये शादी जेन्युइन नहीं है। एक पीछे ना जी बर्मिंघम का हमारे पास केस आया, उसमें एक ने आंसर दिया जी वो एंगेजमेंट के बाद कहाँ पे गए, उसने कहा जी हम कॉफी पीने गए फलां जगह के ऊपर। दूसरे से पूछा, कहा जी हम शॉपिंग सेंटर में गए थे। अब वो कॉफी शॉप शॉपिंग सेंटर में थी। अब उन्होंने इस बात पे कि जी आप
कॉफी पीने गए हैं, दूसरा कह रहा है शॉपिंग सेंटर के मैच नहीं हो रहा। अब बात है ही है, लेकिन जब तक उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती वो नहीं बैठते उस वक्त तक। उसमें फिर साहब आप जैसे जो बैरिस्टर्स हैं वो उसमें चाहिए होते हैं। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर हमारी फर्म जो है एडिसन खान सोलिसिटर्स, उसके लिए हम आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें कभी लेट डाउन नहीं। उसकी रीजन ये है आप ऑलवेज प्रिपेयर करती हैं, तैयारी करती हैं, और वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस स्पेशल आप करती हैं बिफोर हियरिंग। शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन मेरा ख्याल है कॉलर्स के लिए ये जरूरी है कि वो कोई ना कोई अच्छा बैरिस्टर, लेकिन वो अच्छे बैरिस्टर्स फिर यही सब कुछ करते हैं। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा जी, मैं 2-3 वीक पहले भी एक क्वेश्चन किया था जी। शायद मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं 2000 में आया था जी। तो उसके बाद असाइलम किया, रिफ्यूज हो गया, लेग्जी में भी हो गया। उसके बाद मेरी पार्टनर की 3 बच्चे थे जी। तो हमने वो पार्टनर की बेस पे डाला तो उन्होंने 2.5 साल का वीजा दिया हमें। तो अभी जो वीजा मेरा नेक्स्ट मंथ खत्म हो रहा है तो मैंने वो भेजना है। तो कोई कह रहा है आपको इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ेगा, कोई कह रहा है नहीं करना पड़ेगा। पहले ये बताइए आपको, जी देखिए तीनों बच्चे आपके हैं? जी तीनों बच्चे आपके हैं, पार्टनर हैं, और आपको 2.5 साल का वीजा एक दफा मिला है, पहली दफा? जी राइट। ये जो 2.5 साल के 10 साल की रूट है उस पे ये हैं, तो अब ये जानना चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अब इनके लिए अगला वीजा लगाने। अब जिस तरह लग ये रहा है, लेगेसी तो खैर अभी तो वो उस पर काम नहीं हो रहा, इनको बच्चों के बेस पे मिला है जहाँ तक लग रहा है जी। तो बच्चों के बेस के ऊपर टेस्ट अगर A1 इंग्लिश पास कर लें तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैंडेटरी तो नहीं लग रहा इसमें एज सच, लेकिन ज्यादा सेफ साइड बेहतर है कि जो CEFR लेवल इंग्लिश टेस्ट A1 है, और उसमें लेकिन एक ख्याल रखें कि काफ़ी ज़्यादा भी जो इन्होंने अवार्डिंग बॉडीज़ हैं वो एलिमिनेट कर दी हैं वो, तो इनको चाहिए कि सिर्फ उस अवार्डिंग बॉडी से करें, उसमें ट्रिनिटी कॉलेज है वहाँ से करें तो वो वैलिड है। अगर ये ना हो कि कोई और ऐसा कर लें जो वैलिड ना हो तो उसका फिर फायदा नहीं। एक्चुअली मैं तो कोई भी नाम देना नहीं पसंद करती, क्योंकि होता ही है कि जब तक लोग वहाँ जब तक पहुँचते करते हैं वो उसका कुछ हो चुका होता है, कुछ हो चुका होता है। इसलिए बेहतर है कि जिस वक्त आप टेस्ट दें उस वक्त चेक करें कि कौन से कॉलेजेस हैं आपके जो कि बल्कि उसमें अपेंडिक्स O है इस पे स्पेसिफिकली होम ऑफिस की, वो है इस पर्पस के लिए कि इस वक्त कौन सी वैलिड है, किसको एक्सेप्ट करें। अपेंडिक्स O वहां से चेक करें, अगर ये जानते हैं नहीं अपने लॉयर से पूछ लें तो अपेंडिक्स O बताती है कि कौन सी अवार्डिंग बॉडी इस वक्त उसकी एक्सेप्टेबल है टेस्ट जो है। ओके, आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही कॉलर की। हेलो। लैंग्वेज टेस्ट के लिए किया है, जो नेशनल भी है या जो इंडेफिनेट भी है, उसके बारे में बता दें कि वो किसके लिए, कि जब मुसलमानों के लिए। और दूसरा जो फैमिली मेंबर ऑफ EEA नेशनल के हवाले से 23 जून को रेफरेंडम आ रहा है, उसके बाद क्या होगा जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं और जो आने वाले हैं? जी देखिए, एक मिनट अभी आप जाइएगा नहीं, आपका पहला सवाल हमारी समझ में नहीं आया कि आपने क्या पूछा है लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। पहला सवाल ये है कि अभी ये जो इन्होंने लॉ बना कह रहे हैं जी आप लोग इंग्लिश सीखे जो मुसलमान है यहाँ पे, तो उसमें एज का क्या है? जिनके पास नेशनैलिटी है उनके लिए भी है और जिन जो दूसरे इंडेफिनेट पे है उनके लिए भी है, सबके लिए क्या है इसमें? राइट। एक तो पहली मैं आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं कि ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सब इमिग्रेंट्स के लिए हैं, चाहे उनका कोई भी मजहब हो। तो आप ये ना समझें कि आपको टारगेट किया जा रहा है। दूसरे ये कि ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक जो है वो उन लोगों से है जिनके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। तो जिनके पास इमिग्रेशन स्टेटस है ऑलरेडी, या तो उनके पास सिटीजनशिप है या इंडेफिनेट लीव है, जिनके पास सिटीजनशिप है, मेरा ख्याल है गुलनवाज उनके लिए तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको तो पासपोर्ट एक्सटेंशन लेनी है ना, दे आर नॉट अप्लाइंग, तो उनको तो कोई लैंग्वेज वगैरह की शर्त पूरी नहीं करनी। अगर इंडेफिनेट से पासपोर्ट पे जा रहे हैं देन दे हैव टू, राइट, फिर करना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर पासपोर्ट है उनके पास फिर उसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और अगर उनके पास सिटीजनशिप है और पासपोर्ट अभी नहीं बनवाया, सिटीजनशिप मिल गई है, नेचुरलाइज हो चुके हैं या रजिस्टर्ड, दे आर ब्रिटिश बेसिकली, दे आर ब्रिटिश स्टिल, सो दे डोंट हैव टू वरी। ओके। और दूसरी चीज इन्होंने ये पूछी थी कि एज के बारे में, कुछ एज फैक्टर्स में है, एग्जाम्पशंस हैं, 18 ईयर से नीचे है तो उस पे नहीं, उस पे टेस्ट नहीं है, कोई भी अप्लाई नहीं होता, ना लाइफ इन यूके होता है ना B1 होता है, नेशनैलिटी हो या ILR हो, इंडेफिनेट हो। और अगर 65 से ऊपर है एज तो भी एग्जाम्प्ट है।
या कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो सीवियर, जिससे डॉक्टर कहें, या कोई ऐसे कि जिससे लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, ऐसा कोई है सर्टिफिकेट, तो एग्जामिशन होती है। अदरवाइज सबको जो है ना लाइफ इन यूके और ई सोल जो लेवल B1 है वो पास करना पड़ता है, एक्सेप्ट जो यूरोपियन सिटीजन्स हैं, राइट। वो जो यहाँ पे इंडेफिनेट अप्लाई कर रहे हैं या उनके डिपेंडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनेट ऑन द रूट ऑफ EU, जो रूट फैमिली मेंबर्स है, वो जब इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं तो उनको एग्जाम्पशंस है, लेकिन जब वो भी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे ब्रिटिश, तो उनको पास करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद इस पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, देखते रहिए वीनस टीवी।